स्वागत है आपका अभी क्लासेस ऑब्जेक्टिव्स में। और आज मैं पढ़ाने वाला हूं 10वीं के ज्योग्राफी के दूसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। दूसरे चैप्टर का नाम है वन एवं वन्यजीव संसाधन। तो इसमें वन और वन्यजीव संसाधन का संरक्षण किस प्रकार से होता है, वनों में कौन कौन से जानवर रहते हैं और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं जो जानवरों के संरक्षण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाघ परियोजना क्या होता है और भारत में कितने बाघ परियोजनाएं उपस्थित है। तो इन सभी से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बनने वाले हैं। तो इसलिए मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इन तीनों में से ये मेरा पहला पार्ट है। तो आइए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और वहां पर जाकर के समझते हैं 10वीं के ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का पहला पार्ट जो चैप्टर 2 के लिए रहेगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका स्वागत है और आइए पढ़ते हैं 10वीं के ज्योग्राफी का दूसरे चैप्टर के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का पहला पार्ट। पहले पार्ट का पहला प्रश्न हमारे सामने है, पारिस्थितिकी तंत्र का अंग है। पारिस्थितिकी तंत्र जो है इसे ही हम इकोसिस्टम कहते हैं और इकोसिस्टम में बहुत सारी चीजें आती है। इसमें मानव भी आता है, इसमें पेड़ पौधे व जंतु भी आता है, जल थल व वायु भी आता है। पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा आप इस तरह समझिए, वह क्षेत्र जिसमें सभी जीवित प्राणी रहते हैं और उनके रहने के लिए जो आवश्यक संसाधन है वह सभी मौजूद है, उस क्षेत्र को ही हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक मानव को रहने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? पहला चाहिए जल, दूसरा चीज चाहिए हमें हवा, और तीसरा एक स्थलीय भाग चाहिए जहां पर हम रह सकते हैं, क्योंकि ना ही हम हवा में उड़ सकते हैं और ना ही हम हमेशा के लिए पानी में तैरते हुए रह सकते हैं। इसीलिए हमें एक स्थल भाग का जरूरत है। उस प्रकार से हमारे सामने बहुत सारी चीजें रहता है, यानी कि हमारे पास हवा भी रहता है, जल भी रहता है और थल के लिए मृदा भी रहता है, यानी कि मिट्टी भी रहता है, सोयल। तो इस तरह से हमारे पास लिविंग थिंग्स भी रहता है, नॉन लिविंग थिंग्स भी रहता है, वाटर, एयर, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी है पेड़ पौधे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सभी जहां पर मौजूद है उसे ही हम क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब उपयुक्त सभी हो जाएगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र में मानव भी है और मानव को अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे जंतु आवश्यक है, और इन सब पेड़ पौधे और जंतु को जीवित रहने के लिए जल थल वायु ये सारी चीजें जरूरी है, और साथ ही साथ मानव को भी जीवित रहने के लिए ये सारी चीजें जरूरी बहुत ज्यादा आवश्यक है। ओके, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उत्पादक है? देखिए, प्राथमिक उत्पादक का क्या अर्थ होता है हमारा, ये चीज समझिए। यहाँ पर इस समझिए ये एक इकोसिस्टम का ही पार्ट है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र जो है जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो गया? एक ऐसा तंत्र जिसमें सभी जीवित प्राणी रहते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले कौन है? सबसे पहले प्राथमिक स्टेज पर है पेड़ व पौधे, यानी कि प्रथम स्टेज पर पेड़ व पौधे होते हैं। इस पेड़ पौधे के बाद फिर छोटे सरीसृप यानी छोटे कीट पतंग ये सारी चीज आते हैं, फिर इनको खाने वाले जानवर आते हैं, फिर इनको खाने वाले जानवर आते हैं, और लास्ट में जो होता है वो मांसाहारी होता है। 3 तरह का होता है। एक होता है पेड़ पौधे, पेड़ पौधों के बाद जो अगला आता है वो जीव जंतु होता है या मानव होता है जो शाकाहारी होता है, शाकाहारी। अभी शाकाहारी के बाद दूसरा जो होता है वह होता है मांसाहारी, मांसाहारी। तो इसमें सबसे पहले कौन आ जाते हैं? पेड़ व पौधे आ जाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सबसे पहले कौन आता है? पौधे आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ जंतु, जीव, जीवाश्म ईंधन उपयुक्त में से कोई नहीं, और एक ऑप्शन लिखा गया पौधे। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब पौधे हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, वन्य जीवन उपजातियां क्या होता है। उपजातियां आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करेगा, इसलिए यहाँ पर मैं आपको उपजातियां पहले समझाता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर बाघ को लिया है, ओके ना। बाघ, तो बाघ जो है बहुत ही कम बचे हुए दुनिया में अब लगभग 4000 के आसपास ही बाघ जो है वो बचे हुए हैं, और बाकी सारे बाघों को हमने क्या कर दिया? मार दिया, क्योंकि उससे दवाइयां बनती है, उसके शिकार को करके बहुत सारे अन्य कारण है जिसके चलते बाघों की संख्या दुनिया में कम हो रहा है। यहाँ पर मेरा मकसद आपको ये समझाना है कि उपजातियां क्या होती है। देखिए, अगर आप बाघ जानते हैं तो सबसे पहला जो बाघ है वह है बंगाल टाइगर, इसे हम बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से अगला जो टाइगर है वह है अमूर टाइगर, तीसरा जो है वो साउथ चाइना टाइगर, और पांचवा जो है वो चौथा हो जाएगा नहीं क्या, सुमात्रानन टाइगर। इसी प्रकार से एक और टाइगर का प्रकार है जिसे हम इंडोनेशिया टाइगर कहते हैं, और छठा है मलायन टाइगर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो बाघ है उसकी 6 उपजातियां शामिल है। ये बाघ की तरह ही दिखते हैं। यहाँ पर जो आपको फोटो दिख रहा है ये है बाघ, जिसे इंग्लिश में हम लोग टाइगर कहते हैं। ओके, लियोपार्ड और चीता की बात नहीं कर रहे, ना ही पैंथर की बात कर रहे, ये टाइगर है। और इस टाइगर का ही
अलग अलग प्रकार है। अब इसके अलग अलग प्रकार क्यों है, इसका कारण है कि ये अलग अलग क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे अगर बंगाल टाइगर की बात करें तो ये भारत के डेल्टा, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं, वहां पर पाया जाता है। दुनिया में केवल यहाँ पर ही बंगाल टाइगर पाया जाता है। उसी प्रकार से जो साउथ चाइना का एरिया है वहां पर साउथ चाइना टाइगर पाया जाता है। तो इस तरह से इंडोनेशिया में इंडोनेशियाई टाइगर पाया जाता है, और इस किस्म का टाइगर जहां पर पाया जाएगा उसे हम इंडोनेशियाई टाइगर कहेंगे। तो इनका जो नस्ल है वो अलग है और वो उसी क्षेत्र में जीवित रह सकता है, और इसीलिए हम इनके नाम को उपजातियों में शामिल करते हैं। तो अब आपको समझ में आएगा कि उपजातियां क्या होती है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो ये सारे नाम एक बार आप गूगल कर लीजिएगा, एक एक करके आपको इमेज मिल जाएगा। हालांकि इन इमेज में आपको सिमिलैरिटी देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ में आपको अंतर भी देखने को मिल जाएगा। आइए अब हम लोग अगले सवाल पर पढ़ते हैं। अगला जो सवाल है वो है कि भारत में वन्य जीवन उपजातियां पाई जाती है। अब आपको बताना है कि भारत में कितने प्रकार की वन्य जीवन की उपजातियां पाई जाती है। अगर भारत की बात करें तो यहाँ लगभग 81,000 के आसपास की उपजातियां पाई जाती है। यानी कि जो भी जाति है उसका अलग अलग उपजाति भी पाई जाती है। और लगभग केवल भारत की बात कर रहे हैं, दुनिया भर में बहुत सारी उपजातियां पाई जाती है। केवल यहाँ भारत की बात की जाए तो भारत में 81,000 से प्लस उपजातियां पाई जाती है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में भारतीय मूल की वनस्पतियां उपजातियां पाई जाती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारतीय मूल की वनस्पति उपजातियां पाई जाती है, यानी कि वो चीज केवल भारत में ही मिलता है और भारत में ही वैसे वनस्पति। जब भी वनस्पति की बात आएगी तो आप समझ लीजिएगा पेड़ पौधे इन सभी चीजों की बात किया जा रहा है। जब भी प्राणी जात आएगा तो आप समझ लीजिएगा कि जानवरों के विषय में बात किया जा रहा है। तो वनस्पति जात की अगर बात करें तो वनस्पति जात का जो उपजातियां हैं वो कितना है ये आपको बताना है। तो भारत में लगभग 15,000 जो है वो क्या है, मूल वनस्पति की उपजातियां पाई जाती है। तो बी नंबर लिखा गया 15,000, तो 15,000 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी उपजातियां लुप्त होने के कगार पर है। आप इस इमेज को बेहतर तरीके से देखिए। यहाँ पर देखिए ये है बत्तख, ओके ना। ये जो नॉर्मल बत्तख आपको दिख रहा है ये है बत्तख। इसके बगल में आपको दिख रहा है ये भी बत्तख है, और ये एक अलग सा चिड़िया, ओके। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो बत्तख दिख रहा है ये नॉर्मल बत्तख है। इसका सिर आपको व्हाइट ही दिख रहा है, लेकिन ये जो सिर दिख रहा है इसका रंग गुलाबी रंग का है। नॉर्मली इससे बोला जाएगा पिंक, गुलाबी मतलब पिंक होता है ना क्या। तो पिंक कलर का आप इसका हेड देख सकते हैं, इसे ही हम गुलाबी सिर वाला बत्तख कहते हैं। तो आप ये वाला ज्यादातर नहीं देखते हैं क्योंकि ये लुप्त होने के कगार पर है, ये लुप्त हो चुका है ज्यादातर क्षेत्र में। ये वाला जो चीज आपको दिख रहा है ये फोटो, ये है मंदारिन बत्तख, मंदारिन, ओके। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है निम्नलिखित में से कौन सी उपजातियां लुप्त होने के कगार पर है। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी ऐसी उपजातियां हैं जो लुप्त होने के कगार पर है। सबसे पहले नंबर पर चीता है, दूसरे नंबर पर आपको दिख रहा है गुलाबी सिर वाला बत्तख, और तीसरे नंबर पर पहाड़ी कोयल है, और डी नंबर ऑप्शन लिखा गया उपयुक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर जितने भी जानवर के नाम लिखे गए वह सभी उपयुक्त सभी, यानी कि सभी जो है वो लुप्त होने के कगार पर है। सबसे पहले चीता, इनकी संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है। पहाड़ी कोयल की भी संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है। और गुलाबी सिर वाले बत्तख की बात करें तो वैज्ञानिकों का मानना है कि ये तो लुप्त हो चुका है, क्योंकि जिन स्थानों पर गुलाबी सिर वाले बत्तख मिलते थे वो अब देखने को नहीं मिलते हैं। तो इस आधार पर ये सारे वो जानवर हैं जो लुप्त होने के कगार पर हैं। आप चीता को तो पहचानते ही होंगे और कोयल भी पहचानते ही हैं। अब आपको गुलाबी सिर वाला बत्तख दिखा देते हैं। ये जो बत्तख दिख रहा है ये है नॉर्मल बत्तख, और ये जो आपको दिख रहा बत्तख ये है गुलाबी सिर वाला बत्तख जो लुप्त होने के कगार पर था, और ऐसा माना जाता है कि ये पूर्ण रूप से लुप्त हो चुका है। लुप्त होने का मतलब ये है कि अब इसे आप ढूंढिएगा तो आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आने वाले समय में ये कभी मिल सकता है, लेकिन वर्तमान में ये पूर्ण रूप से लुप्त हो चुका है। वैज्ञानिक इन्हें बहुत ढूंढे, जहां पर इनका आवास था वहां पर इन्हें ढूंढा गया, लेकिन ये वहां पर नहीं मिले। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको हाल ही का एक न्यूज बताता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है सर्कल में पक्षी, इस पक्षी का नाम है मंदारिन बत्तख। ये भी एक प्रकार का बत्तख ही है, इसका नाम है मंदारिन। तो मैं इसको लिख देता हूँ। ये जो बत्तख है ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिक मान चुके थे कि ये विलुप्त हो चुका है, क्योंकि इसे बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिला। और कब की बात है, ये 1902 की बात है,
जब इन्हें विलुप्त घोषित कर दिया गया था। यानी इन्हें माना गया कि वैज्ञानिक अब ये नहीं मिलेंगे, और फिर ये 100 साल के बाद यानी कि सैकड़ों वर्षों के बाद ये फिर से देखने को हमें मिलने लगा है। और हाल ही में अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी मैं मई में वीडियो बना रहा हूँ, तो अब ये न्यूज आया था इसके पहले, यानी अप्रैल के आसपास का न्यूज है। उस समय ये बताया गया था कि ये बत्तख जो है ये देखने को मिला है, और कहाँ देखने को मिला है, असम में। तो ये दुर्लभ दुर्लभ प्रजाति का कह सकते हैं बत्तख था। ऐसा माना गया था, वैज्ञानिकों ने ऐसा मान लिया था कि ये बत्तख विलुप्त हो गया है क्योंकि इन्हें ढूंढने पर नहीं मिला गया, लेकिन आज 100 साल बाद फिर से ये हमें देखने को मिला है। तो इस तरह का केस बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो गुलाबी सिर वाला बत्तख है, शेर पूंछ वाला बंदर है, ये सारे पूर्ण रूप से दुनिया पर से ही विलुप्त हो चुका है। कारण है शिकार करना और उन्हें मारना, किन लिए, दवाइयों के लिए, या फिर उनको उनके अवैध व्यापार के लिए उन्हें मारा जाता था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि उपयुक्त सभी जितने भी जानवर यहाँ लिखे गए हैं वो लुप्त होने के कगार पर है। अगला प्रश्न है कि भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन है। देखिए, भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसे हम मान लेते हैं 100%। इस 100% में आपको बताना है कि वन यानी कि जंगल कितने एरिया में फैला हुआ है। तो भारत के लगभग 19.39% पर क्या है, वन क्षेत्र फैला हुआ है। बहुत ही कम परसेंट में वन जो है वो फैला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक सर्कल है, इसे हम पाई चार्ट कहते हैं इंग्लिश में, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये एक सर्कल है, इस सर्कल को आप 100% मानिएगा तो इसका आधा क्या होगा, आधा हो जाएगा 50%। क्या 50% में जंगल है? जी नहीं। इस आधे का भी आधा कीजिए, यानी कि 1/4, 1/4। क्या इसमें जंगल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे भी कम है, क्योंकि 1/4 कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। यानी 25% में भी आपको 4% कम करना पड़ेगा। जो एरिया बचेगा उस एरिया पर अभी भारत में क्या है, वन है, और बाकी एरियाज में या तो कंस्ट्रक्शंस का काम हो रहा है, सड़क है, पुल है, व्यक्ति रह रहा है, खेती हो रहा है, ये सारे चीजें। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो जंगल का एरिया है वो बिल्कुल भी क्या है, कम है भारत में। इसीलिए हमें वन क्षेत्र बढ़ाना होगा, नहीं तो भारत का तापमान भी दिन पर दिन बढ़ता चला जाएगा, और भारत में अलग अलग समस्याएं जैसे कि जल की समस्याएं, वायु प्रदूषण की समस्याएं, ये समस्याएं बढ़ती चली जाएगी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे तेज भागने वाला स्तनधारी प्राणी कौन सा है। देखिए, स्तनधारी प्राणी के विषय में बोला गया। स्तनधारी प्राणी का मतलब वह प्राणी होता है जो बच्चे को जन्म देती है और वह बच्चे को दूध भी पिलाती है, उस प्राणी को हम स्तनधारी प्राणी कहते हैं। ओके, तो इसमें बोला गया दुनिया में सबसे तेज भागने वाला स्तनधारी प्राणी कौन सा है। तो इसका आप इन सबको इस सवाल का जवाब बहुत ही आसान है। बहुत बच्चे इस फोटो को देख करके भी बता सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ फोटो लगाया। आप इसे पहचानते होंगे, ये है चीता, और चीता दुनिया का सबसे तेज भागने वाला जानवर है। लगभग ये 120 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से दौड़ सकता है। और सॉरी, गलती हो गया, पर आवर। ओके, 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ सकता है, यानी कि 1 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी को ये तय कर सकते हैं, जो बहुत ही तेज स्पीड है एक स्तनधारी प्राणी के लिए। अगर आप इस डाटा को कैलकुलेट कीजिएगा तो हमें ये पता चलता है कि 60 मिनट में जो शेर है वो 120 किलोमीटर ट्रेवल कर लेता है। यानी कि अगर 1 मिनट की बात किया जाए तो 1 मिनट में 2 किलोमीटर पर मिनट के स्पीड से शेर जो है वो दौड़ सकता है किसी के भी पीछे। इसलिए चीता से पंगा मत लीजिएगा। अगर पढ़ते हैं प्रश्न, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, वनों से हमें क्या प्राप्त होता है, वन हमें क्या देता है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन लिखा गया रबड़। जी हाँ, रबड़ हमें वनों से ही प्राप्त होता है। दूसरा ऑप्शन लिखा गया दवाइयाँ। दवाइयाँ भी बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, वनों से ही प्राप्त होता है। आप जानते होंगे कि पुराने समय में जड़ी बूटियों की अगर बात करें या औषधि की बात करें, ये सारी चीजें जंगल से ही डायरेक्ट प्राप्त करके हम लगाते थे। बाद में इसका जाकर के केमिकल फॉर्म बन गया जो हमें यूज में या फिर उसे रखने में आसानी होता है। आप डायरेक्ट अगर आपको जानकारी है तो जंगलों से दवाइयाँ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन चूंकि जंगल से लाई हुई दवाइयाँ आप ज़्यादा दिन तक उसको रख नहीं सकते, इसलिए उसको केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व किया जाता है। रबड़ की बात करें तो रबड़ भी आपको जंगल से ही मिलता है। जितने भी टायर्स वगैरह बने हुए हैं दुनिया में वो सभी रबड़ से ही बने हैं। ईंधन की बात करें तो ईंधन भी हमें मिलता है लकड़ी जलावन के तौर पर। तो ईंधन भी हमें बहुत ज्यादा ईंधन वनों से प्राप्त होता है। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ईंधन के लिए मुख्य रूप से वह वनों पर ही निर्भर है। वनों से ही लकड़ियां, सूखी पत्तियां, सूखी टहनियों को इकट्ठा करके
वो उसे ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब उपयुक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन लिखे हैं सभी चीजें हमें वनों से यानी जंगलों से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि टक्सोल नामक रसायन निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष से निकाला जाता है। ये सवाल हल्का डीप है, इसे समझते हैं। यहाँ पर जो फोटो दिख रहा है ये है टक्सोल, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है टक्सोल। तो ये एक दवाई है, ठीक है ना, ये क्या है, एक दवाई है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रसायन, तो ओके ना। तो आखिरकार ये जो टक्सोल है ये इतना क्यों है, इतना इससे सवाल क्यों बन गया। देखिए ये सवाल इसलिए बना क्योंकि ये जो टक्सोल है ना ये कैंसर के इलाज में आता है, और आपको पता है कि कैंसर जो है वो बहुत ही घातक बीमारी है, और इसका इलाज अगर किसी दवाई से होता है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसीलिए ये जो टक्सोल है ये कैंसर के इलाज में आता है। अब आपको बताना है कि ये कौन सा ऐसा वृक्ष है, कौन सा ऐसा पेड़ है जिससे ये टक्सोल वाली दवाई बनाई जाती है। तो हिमालय में पाए जाने वाला यव यानी हिमालयन यव जो है उससे टक्सोल नामक रसायन प्राप्त किया जाता है। हिमालयन यव, यव को कभी कभी आप यू भी देख सकते हैं जिसे इंग्लिश में थुनेसर कहते हैं, थुनेर कहते हैं, थुनेर। ओके, तो ये वो वृक्ष है जिससे कैंसर का इलाज किया जाता है, तो उसका नाम क्या है, हिमालयन यव। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि हिमालयन यव भारत के कौन से प्रदेश में पाए जाते हैं। ओके, तो जब बार बार हिमालयन यव से प्रश्न बन रहा है तो ये हमें देखना जरूरी होता है कि वो किस प्रकार से दिखता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है इमेज हिमालयन यव का। तो पूरा वृक्ष अगर देखा जाए तो ये कुछ इस प्रकार से दिखता है, और अगर आप इसे क्लोज से देखिएगा तो ये क्लोज से देखने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा, और अगर क्लोज जाइएगा तो आपको इस तरह से उसमें फ्लावर या फ्रूट देखने को मिल जाएगा। तो ये है हिमालयन यव, आप इसे गौर से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वाला वृक्ष है, इससे कैंसर का इलाज हो सकता है। अब डायरेक्ट पेड़ में लगा हुआ फल मत खा लीजिएगा, ओके ना, इसको कह सकते हैं रसायन में कन्वर्ट करके इसे बनाया जाता होगा। तो इस तरह से ये जो वृक्ष दिख रहा है ये है हिमालयन याव, ये है क्लोज लुक और ये है उसमें फ्लावर। तो हिमालयन यव किस क्षेत्र में पाया जाता होगा आप पता कीजिए। तो जहां पर चूंकि हिमालय लिखा गया है तो मुख्य रूप से ये हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता होगा। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश भी हिमालय का ही क्षेत्र है और अरुणाचल प्रदेश भी हिमालय का ही क्षेत्र है, इसीलिए इन दोनों ही क्षेत्र में ये वृक्ष पाए जाते हैं। ए और बी, इस प्रश्न के लिए दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न लिखा है कि टक्सोल नामक रसायन से निम्नलिखित में से किस रोग की औषधि बनाई जाती है। सिंपल सा यहाँ बताया कि कौन सा रोग का उपचार किया जाता है, तो इसे बता चुके हैं, इससे कैंसर का इलाज किया जाता है रसायन यानी टक्सोल से, और टक्सोल किससे बनता है, हिमालयन याव से बनता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा जानवर भारत का राष्ट्रीय पशु है, ये आपको बताना है। देखिए राष्ट्रीय पशु यानी कि नेशनल एनिमल्स, ओके, नेशनल एनिमल तो हमको पता ही है, बाघ हमारा नेशनल एनिमल है। ओके, बाघ और चीता में बहुत ज्यादा अंतर है, आप इसे गूगल करके देख सकते हैं, उसका टेक्सचर क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो हमारा जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है, चीता नहीं है। ओके, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि ओके, यहाँ पर देख सकते हैं ये बाघ वाला फोटो हम आपको दिखा देते हैं, ये है बाघ। ओके, ये है बाघ, बाघ के लिए इंग्लिश होता है टाइगर, और ये जो दिख रहा है आपको बगल में ये है लियोपार्ड, और ये क्या है, चीता है, तीनों अलग अलग है। ओके, तो ये जो बाघ दिख रहा है ये हमारा राष्ट्रीय पशु है यानी कि नेशनल एनिमल्स, और ये वाला जो चीज दिख रहा है ये है लियोपार्ड, मतलब तेंदुआ होता है। धमाल वाले पिक्चर में बोलता है ना तेंदुआ आ गया। ओके, तो तेंदुआ वो वही है, ये वाला तेंदुआ आया था। और ये क्या था, ये है चीता। तो डिफरेंट है टेक्सचर, इसमें जो बॉडी का टेक्सचर है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ओके, तो अगले सवाल मूव करते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेंडे का राज्य कहा जाता है। तो सबसे पहले गेंडा देख लेते हैं, ये है गेंडा। ओके, तो इसे हम गेंडा कहते हैं, और इसे हम एक सिंग वाला गेंडा भी कहते हैं। ये भी आप डबल धमाल 3 में देखने को मिला था ना क्या। ओके, तो ये धमाल 3 में देखने को मिला था गेंडा, धमाल वाली पिक्चर आ रहा बार बार। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कौन सा राज्य में गेंडा पाया जाता है। सबसे ज्यादा गेंडा की अगर बात करें तो वो असम में पाया जाता है, असम राज्य में। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब असम हो जाएगा, असम को हम गेंडे का राज्य कहते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। तो सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में मौजूद है। अलग अलग वन्य जीव अभयारण्य बनाए जाते हैं ताकि जानवरों की रक्षा किया जा सके, क्योंकि लोग जानवरों को बेवजह मार लेते हैं, उनका व्यापार करते हैं, क्योंकि अलग अलग जानवरों में अलग अलग गुण होता है और इसलिए उस गुण के चलते उसे मार दिया जाता है।
और फिर उसका व्यापार किया जाता है अवैध व्यापार, और इसीलिए हम वन्य जीव अभयारण्य का निर्माण करते हैं। तो ये राजस्थान में है सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य। एक बार मैप में देख लेते हैं। तो मैप में देखा जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है सरिस्का, राजस्थान में। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर माधवगढ़, उसके पास अगर गुजरात की बात करें तो गिर वन्य जीव अभयारण्य है। उसी प्रकार से सुंदरबन देखा जाए तो पश्चिम बंगाल के आसपास का जो एरिया है वहां पर आपको सुंदरबन देखने को मिलेगा। यह है उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व। ओके, तो इस तरह से अलग अलग टाइगर रिजर्व आप देख सकते। टाइगर रिजर्व की बात नहीं करें, वन्य जीव अभयारण्य है, और इन वन्य जीव अभयारण्य को ही हम लोग रिजर्व कहते हैं इंग्लिश में। ओके ना, तो ये एक बार आप मैप देख लीजिएगा गौर करके, इसमें जो जो नाम है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हमारा मध्य प्रदेश राज्य में है। तो मध्य प्रदेश इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण की दृष्टि से कौन से वन सबसे मूल्यवान माने जाते हैं? देखिए, जो वन है ना, वन को अलग अलग भागों में बांटा गया है। वन को अलग अलग भाग में इसलिए बांटा गया है ताकि उसमें रहने वाले जानवर और उस वन में जो अलग अलग प्रकार के वनस्पति पाया जाता है उसकी रक्षा किया जा सके। तो सबसे पहला जो प्रकार है उसे बोलते हैं रक्षित, दूसरा है आरक्षित और तीसरा है अवर्गीकृत। ओके, इन सब में से सबसे जो बेस्ट है, जिसमें जो कह सकते हैं कि सबसे बेस्ट माना जाता है वन्य प्राणी के संरक्षण के लिए, वह है आरक्षित। ओके, वह क्या है? आरक्षित। आरक्षित वह क्षेत्र है जहां पर आप जा ही नहीं सकते। एक तरह से आप मान लीजिए कि ये सर्कल है। ओके, फिर एक और सर्कल है, फिर एक और सर्कल है। तो ये जो एरिया है आप यहाँ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वाला जो एरिया है यहाँ पर आप नहीं जा सकते, और इसके अंदर वाला जो एरिया उसमें तो और नहीं जा सकते क्योंकि ये घना जंगल है, अंदर है, इतना दूर तक जाइएगा नहीं। इसलिए यहाँ पर रहने वाले जो जानवर वो सबसे ज्यादा सुरक्षित है। इसे इस प्रकार से समझिए। ओके, लेकिन इन सभी क्षेत्रों में सेना लगाया जाता है और इनको संरक्षण दिया जाता है ताकि कोई भी व्यक्ति प्रवेश ना कर सके। तो अगर आप मानते हैं कि सबसे ज्यादा अगर संरक्षण हो रहा है, यानी कि रक्षा हो रहा है जानवरों का, वन और वन प्राणियों का, तो वो किस में हो रहा है? आरक्षित वन में हो रहा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में आरक्षित वन जो है सबसे अधिक है? तो भारत की अगर बात करें तो सबसे अधिक आरक्षित वन जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य में है। आंध्र प्रदेश में आरक्षित वन सबसे अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन में क्या हुआ था कि राजस्थान के क्षेत्र में पेड़ की कटाई हो रही थी, इसलिए लोग क्या कर रहे थे, पेड़ से जाके चिपक जाते थे और बोलते थे कि इस पेड़ को काटने से पहले आपको मुझे मारना पड़ेगा, मैं इस पेड़ को काटने के लिए नहीं दूंगा। इसलिए इस आंदोलन का नाम हो गया चिपको आंदोलन। तो इसमें किसकी रक्षा किया जा रहा है? पेड़ का रक्षा किया जा रहा है। पेड़ वनों से बनते हैं, तो वन की कटाई को रोकने के लिए ये बनाया गया था। ओके, वनों को लगाना नहीं, वनों की कटाई के लिए। तो वनों की कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन का शुरुआत किया गया था। और चिपको आंदोलन के जो मुख्य नेता थे उनका नाम था सुंदरलाल बहुगुण। और हाल ही में एक न्यूज में बताया गया कि सुंदरलाल बहुगुण की कोरोना से क्या हो गया, डेथ हो गया। तो ये एक न्यूज था, हम आपको बता दिए, सुंदरलाल बहुगुण। अगला प्रश्न है कि भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम कब बना गया था? देखिए, भारत में वन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वन को अलग अलग भागों में बांटा गया था। इससे पहले हम लोग देखे थे रक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत। तो ये नियम कब बना था? तो ये नियम बना था 1972 में, 1972 में। इसे हम भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम या वन्य जीवन अधिनियम के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है कि बाघ रिजर्व परियोजना के तहत कितने बाघ रिजर्व की स्थापना की गई है? यहाँ पर देखिए, पहले इस डाटा को समझिए। हर साल 560 बाघों की जान गई है। अगर आप कह सकते हैं 6 साल का रिपोर्ट देखें तो 6 साल में 560 बाघों की जान गई है। इसमें से 38% जो है वो अवैध शिकार हुआ है, अवैध शिकार 38%। और 55% जो है वो नेचुरल डेथ हो गया, किसी कारण से वो उस परिस्थिति में नहीं जीवित रह सके, तो 55% नेचुरल डेथ है। लेकिन सबसे ज्यादा अवैध शिकार हुआ 38%। उसके बाद 4% एक्सीडेंट से मरा है और 4% किसी अन्य कारण से मर गए। ये 2012 से 2017 तक का एक रिपोर्ट बताता है। तो आप देख सकते हैं कि बाघ एक तो दुनिया में बहुत कम है, लगभग 4,000 के आसपास ही है, उसमें भी 560 6 साल में मारा गया। तो ये हमें क्या बताता है? ये बताता है कि बाघों की संख्या दिन पर दिन कम होता जा रहा है। इसीलिए हमें ये मानना पड़ेगा कि
कि बाघों को क्या करना है, बचाना है। इसीलिए बाघों को बचाने के लिए बाघ रिजर्व स्थापित किया गया। रिजर्व का मतलब ये एरिया केवल बाघों के लिए है, इसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। अगर उसे देख लिया गया तो उसे कानूनन दंड दिया जाएगा। ओके, तो भारत की अगर बात करें तो भारत में टोटल जो है वह 27 बाघ रिजर्व की स्थापना किया गया है ताकि बाघों को संरक्षण प्रदान किया जा सके। अगला प्रश्न है कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरबन अगर आपको जब भी आएगा तो याद रखिएगा, सुंदरबन डेल्टा जो है वो भारत के बंगाल में अवस्थित है, पश्चिम बंगाल में। इसीलिए सुंदरबन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का सवाल आएगा तो आप इसमें पश्चिम बंगाल ही टिक कीजिएगा। ओके, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन क्षेत्र, सुंदरबन वन की बात करें, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। ओके, तो यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा अवस्थित है जहां पर बंगाल टाइगर इसी क्षेत्र में पाया जाता है। बंगाल टाइगर भारत की बात करें तो सुंदरबन डेल्टा में ही देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि मानस बाघ रिजर्व किस राज्य में है। तो मानस बाघ रिजर्व अगर आप गौर से मैप को देखेंगे तो पता चला होगा ये असम में अवस्थित है। असम में मानस बाघ रिजर्व अवस्थित है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार मैप में दिखा देता हूँ, ये है असम का एरिया और ये है मानस बाघ रिजर्व वाला क्षेत्र। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमने समझ लिया मानस बाघ रिजर्व किस राज्य में है, असम में अवस्थित है। ओके, तो यहाँ पर ही अपना वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको सारे प्रश्न बेहतर समझ में आएंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप अजीत कुमार ऑफिशियल टेलीग्राम में आकर के पूछ सकते हैं या मुझसे पर्सनल मेरा जो इंस्टा आईडी है वहां पर आकर के मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो वहां पर मिलते हैं और इसी प्रकार के और भी बेस्ट वीडियो के लिए आप हमें जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और पीडीएफ के लिए अजीत कुमार ऑफिशियल को टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।